हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी हमारे साथ। मैं हूं देवेंद्र सिंह। अगर आप नेट जेआरएफ हिस्ट्री 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 19 आपकी बहुत ही हेल्प करने वाला है। 18 सेट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर उन सारे के सारे प्रैक्टिस सेट को भी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टिव क्वेश्चंस को शामिल किया है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि आप इस प्रैक्टिस सेट को प्रैक्टिस करके जाते हैं तो आपका नेट जेआरएफ इस बार पक्का है। ठीक है, तो चलिए फिर, ये मेरी प्रोफाइल है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में एक बेल नोटिफिकेशन होता है उसको तो दबा ही लीजिए, ताकि मेरी जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन उसी समय मिल जाए। ठीक है, मैं हर एक वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम पर शेयर कर देता हूँ। आपको करना कुछ नहीं है, टेलीग्राम चैनल पर जाना है, सर्च करना है देवेंद्र सर, वहाँ पर सारे के सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले वहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी इसको ज्वाइन कर चुके हैं, आप भी ज्वाइन कर लीजिए, सारे के सारे पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो ये मेरा फ़ोन नंबर है 7973109547। इसको आप सर्च करिए और मुझे सीधा संपर्क कीजिए, मैं आपकी हर क्वारी का आंसर दूंगा। आपकी हर फ़ोन कॉल भी अटेंड की जाती है। ठीक है, और आपको एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर चुके हैं। हमारे पास जो बच्चे हैं, मैं चाहता हूं कि आपका भी इस बार नेट जेआरएफ हो। ठीक है, तो चलिए फिर, वीडियो शुरू करने से पहले आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक संपादक कौन थे? मोतीलाल घोष, प्रभात चंद्र, सचिंद्र नाथ बनर्जी, मोहनलाल सक्सेना। वीडियो खत्म होने से पहले पहले आपके मैक्सिमम आंसर्स आने चाहिए इस प्रश्न के। जिसका आंसर सबसे बेहतरीन होगा उसको मैं पिन कमेंट में पिन कर दूंगा, ताकि जैसे ही कोई बच्चा कमेंट सेक्शन में जाकर इस प्रश्न का उत्तर देखना चाहे तो उसको सबसे पहले आपका उत्तर ही मिले। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा ही, साथ में आपको हर एक ऑप्शंस को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ताकि उससे संबंधित यदि कोई क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए तो आप उसको आसानी से कर पाएँ। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, इनमें से किस ग्रंथ में सभा और समिति का उल्लेख एक वैदिक देवता की दो पुत्रियों के बारे में मिलता है? ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद व नायक उपनिषद। देखिए, सभा और समिति के बारे में जो उल्लेख है वो मिलता है अथर्ववेद में। ठीक है, सी इज द राइट ऑप्शन। इस वेद की रचना अथर्वा ऋषि के द्वारा की गई थी। ठीक है, जन साधारण के विचारों और अंधविश्वासों का उल्लेख आपको जादू टोना और अनेक बीमारियों के से बचने का जो उपाय है ना, इसी वेद में आपको मिलता है। इसमें 20 कांड हैं इसके और 630 सूक्त हैं। ठीक है, आपने याद रखना, कई बार एग्जाम में मिलाने के लिए पूछ लिए जाते हैं। इसकी दो प्रमुख शाखाएं हैं, शौनिक और पिप्पलाद। रिपीट करता हूँ, इसकी दो प्रमुख शाखाएं हैं अथर्ववेद की, शौनिक और पिप्पलाद। और इस वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है गोपथ, याद रखिएगा। और यदि हम चार वेदों को मिला लेते हैं, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, जो सामवेद है वो भी आता है, चारों वेदों को यदि हम मिलाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? संहिता या फिर श्रुति। अगर तीन वेद होते हैं जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद है, अथर्ववेद उसमें शामिल नहीं किया जाता, तो उन तीनों वेदों को कहते हैं वेद त्रयी। याद रखिएगा, वेद त्रयी तीनों वेदों को कहा जाता है। और इन चारों वेदों की चार उपवेद भी हैं। याद रखना कौन कौन से हैं? चारों वेदों के चार उपवेद हैं। ऋग्वेद का आयुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद और अथर्ववेद का शिल्पवेद। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब बात करते हैं हम ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद चारों वेदों में से सबसे प्राचीन वेद जो है वो है ऋग्वेद। 1500 BC के आसपास इसको लिखा गया था। आर्यों की राजनीतिक प्रणाली और इतिहास के विषय में जानकारी आपको ऋग्वेद से ही मिलती है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, 10 मंडल हैं इसके। ठीक है, और 1028 सूक्त हैं और 10,552 इसमें मंत्र हैं। ठीक है, दूसरे और सातवें मंडल की ऋचाएँ सबसे प्राचीन हैं। कई बार मिलान के लिए पूछ लिया जाता है, दूसरे और सातवें मंडल की जो ऋचाएँ हैं वो सबसे ज़्यादा प्राचीन हैं। पहला और 10वां मंडल जो है वो लास्ट में जोड़ा गया था, इसीलिए उनको बिल्कुल नए मंडल कहा जाता है। ठीक है, ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं, उनमें से 5 प्रमुख हैं, शाकल, वाशकल, अश्वलायन, शंखयान और मांडूक्य। याद रखिएगा, मैं रिपीट करता हूँ, शाकल, वाशकल, अश्वलायन, शंखयान और मांडूक्य। और इस ग्रंथ के जो ऋग्वेद है ना, इसके दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय और कौशितकी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौशितकी का और क्या नाम है, कौशितकी को और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ऋग्वेद का 8वां मंडल एक ऐसा मंडल है, वैसे तो ऋग्वेद
कहीं भी लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ऋग्वेद के 8वें मंडल में एक प्रतिलिपि है जो हाथ से लिखी गई है, उसको क्या कहा जाता है? खिल। याद रखना, उसको खिल कहा जाता है। क्लियर। अब बात करते हैं हम यजुर्वेद की। जितने भी यज्ञ होते हैं सारे के सारे यजुर्वेद से संबंधित है, और इस वेद के मंत्रों का उच्चारण उद्धर्वु नामक पुरोहित करता था। ठीक है, और इसमें टोटल 2000 के आसपास इसकी ऋचाएँ हैं। आपने याद रखना, कई बार पूछ लिया जाता है। और 40 इसके चैप्टर्स हैं, अध्याय इसके 40 हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है वृद्धनायक उपनिषद। विदुषी पुत्री की प्राप्ति के लिए अनुष्ठान का जो उल्लेख है वो आपको वृद्धनायक उपनिषद में मिलेगा। वृद्धनायक का मतलब क्या होता है? इसको आप यदि संधि विच्छेद करेंगे, आरनायक और उपनिषद दोनों को मिलाकर यदि देखा जाए तो क्या बनता है? वृद्धनायक। ठीक है, जैसे नाम से ही पता चल जाता है। इसके संकलनकर्ता कौन है? याज्ञवल्क्य। याद रखिएगा, याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद का उल्लेख आपको इसी में ही मिलेगा। राइट। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी अपने प्रांत में जल व्यवस्था के लिए जाने जाते थे? ऑप्शंस हैं सूर्य, पुष्यगुप्त, तुषास्प या फिर सुविशाख। वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसका आंसर सोचिए क्या होना चाहिए। यूजीसी बहुत ही डिफिकल्ट बना रहा है क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं था। देखिए क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय काल की बात है कि गिरिनार से एक नदी निकलती है, स्वर्ण रेखा, उसके ऊपर एक बांध बनाया जाता है। ठीक है, उसके ऊपर एक झील बनाई जाती है, उस झील का नाम था सुदर्शन झील। ठीक, सुदर्शन झील का निर्माण कौन करवाता है? चंद्रगुप्त मौर्य शासनकाल में। उसका सौराष्ट्र प्रांत का एक शासक होता है जिसका नाम था पुष्यगुप्त, वो उसके ऊपर एक झील का निर्माण करवाता है। ठीक, ये कब होता है? 150 एडी में। जो सूर्य भी था ये भी उसी समय उसकी देखभाल भी करते हैं। तो शास्प अशोक के समय में ये सौराष्ट्र का राज्यपाल होता था और इसने वहाँ से नहर निकाली थी, सुदर्शन झील से आगे इसने नहर निकाली थी। और सुविशाख के समय में क्या होता है कि जब रुद्रादामन के समय में बहुत ज़्यादा बारिश होती है और सुदर्शन झील का बांध टूट जाता है, और बांध की मरम्मत कौन करवाता है? सुविशाख। ठीक है, और कहते हैं कि सुविशाख ने उस समय जितने भी वहाँ के लोकल लोग थे वो हेल्प करते हैं, उनको उनके ऊपर किसी भी प्रकार का वो टैक्स नहीं लगाता है। तो ये चारों के चारों जो राजा थे, चारों के चारों शासक जो थे, ये जल व्यवस्था के साथ संबंधित थे। ठीक है, उपरोक्त सभी होगा। आंसर यहाँ पर ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित ईरानी चित्रकारों में से पिता पुत्र का कौन सा जोड़ा हुमायूं के दरबार में था? मीर मुसाविर और सैयद अली, दस्त मोहम्मद और सैयद अली, और अब्दुल समद और सैयद अली। मीर मुसाविर और अब्दुल समद। बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर लगाया था ऑप्शन 3, अब्दुल समद और सैयद अली। लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूँ, अब्दुल समद और सैयद अली दोनों पिता पुत्र नहीं थे। जो चित्रकार थे, पिता पुत्र का रिश्ता था, वो थे मीर मुसाविर और सैयद अली। ऑप्शन 1 यहाँ पर सही हो जाएगा इसका। ठीक है, इनमें से ताम्रपाषाण युग का कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है? सोनगांव, एरन, चंदौली या गणेश्वर। देखिए सोनगांव, एरन और चंदेली ये तीनों के तीनों जो हैं यह राजस्थान में स्थित नहीं है। ठीक है, गणेश्वर एक ऐसी जगह है जो ताम्रपाषाण युग स्थल है और ये राजस्थान में स्थित है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जहांगीर के शासनकाल में कुछ चित्रकारों ने मुगल चित्रकारी के क्षेत्र में विशेष शैलियों में निपुणता हासिल कर ली थी। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही को अंडरलाइन कर लो ताकि गलती ना हो। ऑप्शंस पढ़ते हैं। मंसूर जानवरों और फूलों के चित्र बनाने में निपुण था, बिल्कुल सही है। अगर हम जहांगीर के समय काल की बात देखते हैं तो मंसूर जो था वो जानवरों के और फूलों के चित्र बनाने में बिल्कुल एक्सपर्ट था। ये ऑप्शन यहाँ पर सही है। अबुल हसन एक श्राव्य चित्रकार था, ये भी बिल्कुल सही है। गोवर्धन साधु संतों, संगीतज्ञ और फकीरों के चित्र बनाने में निपुण था, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। राइट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ऑप्शन 4। अब यहाँ पर देखने वाली बात जो है, जो मैं हमेशा क्वेश्चंस करते समय खुद भी ध्यान रखता हूँ और आपको भी मैं वही कहूँगा कि आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक है, 3 ऑप्शंस हैं। आपको किसी एक ऑप्शन में लगता है कि ये ऑप्शन मुझे नहीं पता, कन्फर्म नहीं है, कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो आपको पता है कि मैं कन्फर्म नहीं हूँ, इसको यदि मैं अटैम्प्ट करूँगा, कन्फ्यूजिंग है दिमाग में, तो उस समय आपको करना क्या है कि जब भी किसी भी क्वेश्चंस के नीचे ऑप्शंस हों जिसमें लिखा हो ऑल आर करेक्ट, तो आप उसको अटैम्प्ट करके जाइए। 80 से 90% आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है,
भारत की निम्नलिखित पुरातात्विक संस्कृतियों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कोटदीजी संस्कृति, जॉर्वे संस्कृति, मालवा संस्कृति, कायथा संस्कृति। देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि मालवा जो संस्कृति है उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह है कायथा, ठीक है। लेकिन जो कायथा संस्कृति है वो थोड़ा डिफरेंट समय में एग्जिस्ट करती थी। यहाँ पर हमने इसको मिलाना है, ठीक है। कोटदीजी संस्कृति का जो समय काल था वो था 3000 BC में, ठीक। और जॉर्वे संस्कृति ये 1400 से लेकर 1000 BC के बीच में एग्जिस्ट करती थी। 1400 से लेकर 1000 BC में एग्जिस्ट करती थी। और वहीं बात करते हैं मालवा संस्कृति की, तो मालवा संस्कृति का जो समय काल था ये 1600 BC से लगभग 1300 BC के आसपास, ठीक। और कायथा संस्कृति 2400 BC, ठीक है, 2400 BC से 2000 BC के पास एग्जिस्ट करती थी। इसकी यदि हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में देखेंगे A, D, C और B, A, D, C यहाँ पर आएगा ऑप्शन 4 में, ठीक। वह वाद विवाद शास्त्रार्थ में गहरी दिलचस्पी रखता था और जब श्रीनाथ ने उनके राजकवि डिंडीमा को एक शास्त्रार्थ में हरा दिया तो उसने उसे श्रीनाथ को कवि सार्वभौम की उपाधि से सम्मानित किया और उसे सोने के सिक्कों से नहलाया। बात करते हैं यहाँ पर विजयनगर शासकों की, ठीक है। हमने यहाँ पर देखना है कि ये स्टेटमेंट कौन से विजयनगर के शासक के साथ संबंधित है। हरिहर, देवराय, मल्लिकार्जुन राय, विरूपाक्ष। मैंने बहुत बार आपको मेरे जितने भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखोगे या फिर प्रैक्टिस सेट देखोगे तो मैंने हर एक क्वेश्चन सेट में जब भी विजयनगर से संबंधित क्वेश्चन आया है तो मैंने आपको ये डिटेल में समझाया है कि विजयनगर से हर बार क्वेश्चन आता है। बहुत ज़्यादा बड़ा सेक्शन नहीं है, आप इसको पढ़ के जाइए, बार बार रिवाइज करके जाइए, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं जहाँ भी हम थोड़ा सा डिटेल में समझ के चलेंगे, क्योंकि कई बार इनकी क्रोनोलॉजी भी पूछ ली जाती है। और हरिहर सेकंड जो थे इसका समय काल था 1377 ईस्वी से 1404 ईस्वी तक, ठीक है। और देवराय द्वितीय जो थे ये 1424 से समय काल इसका शुरू होता है, 1446 तक रहते हैं। और मल्लिकार्जुन राय जो थे ये इसके बाद आते हैं, देवराय सेकंड के बाद 1446 से इसका समय काल आगे 1465 तक चलता है। और जो मल्लिकार्जुन राय के पश्चात जो राजा बनते हैं वो बनते हैं विरूपाक्ष राय सेकंड जो थे, इनका 1465 से समयकाल शुरू होता है और 1485 तक ये रहते हैं। यहीं बात करते हैं, इस क्वेश्चन में पूछेगी स्टेटमेंट की, तो ये स्टेटमेंट है देवराय द्वितीय से संबंधित। ऑप्शन 2 यहाँ पर सही होगा। संगम वंश का ये प्रतापी राजा था देवराय सेकंड, सबसे ज़्यादा प्रतापी राजा यही था। इसने क्या किया था कि कन्नड़ और तेलुगु कवियों को संरक्षण दिया था, ठीक है। इसके समयकाल में ये इंपॉर्टेंट घटना हुई है। जो कन्नड़ और तेलुगु कवि थे उनको संरक्षण किसने दिया था? देवराय सेकंड ने। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन 2। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 क्या कहता है कि फाफड़ा और हंसिया छोटे शस्त्र और घोड़ों के लोह उपकरण महापाषाण युग के स्थलों से मिले हैं। कथन 2 क्या कहता है कि मास्की और नागार्जुन कोंड महापाषाण युग के स्थल हैं। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करिए। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट तैयार करना होगा, पढ़ना होगा बेसिक्स में। ये एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है, आप एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़िए ध्यान से, ठीक है। फावड़ा और हंसिया छोटे शस्त्र और घोड़ों के लोह उपकरण महापाषाण युग स्थलों से मिले हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मास्की और नागार्जुन कोंड ये महापाषाण युग के दोनों स्थल हैं। ये स्टेटमेंट भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन 1। जैसे मैंने विजयनगर के बारे में आपको बताया ना कि विजयनगर से हर बार क्वेश्चन आता है, तो सिख गुरुओं से संबंधित भी हर बार 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आते हैं। पंजाब हिस्ट्री से सारी हिस्ट्री पंजाब की पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जितनी भी हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं सिख गुरुओं से, ठीक है। यहाँ पर हमने देखना है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने सिखों के लिए प्रथम प्रतीक तीर्थ केंद्र की स्थापना की, जिसने स्नान करने के लिए पानी तक पहुँचने के लिए 84 सीढ़ियों वाले कुएं जो सिखों के लिए पवित्र स्थल हो गया था, क्या निर्माण करवाया था। ये स्थान कहाँ पर स्थित है, ठीक है, हमने यहाँ पर देखना है। गुरु रामदास जी अमृतसर, गुरु अमरदास गोविंदवाल साहब, गुरु अंगद खडूर साहिब, या फिर गुरु नानक देव जी करतारपुर साहिब। गुरु रामदास जी 4th गुरु थे, गुरु अमरदास जी जो थे ये थे 3rd गुरु, ठीक है। 10th गुरु में से ये 3rd गुरु थे, और गुरु अंगद देव जी ये 2nd गुरु थे, और गुरु नानक देव जी 1st गुरु थे, ठीक। ये आप याद रखना। इसकी यदि क्रोनोलॉजी पूछ ली जाए कहीं भी तो आपको पता होना चाहिए कि गुरु रामदास जी 4थे गुरु थे, गुरु अमरदास जी 3rd गुरु थे,
गुरु अंगद देव जी जो खडूर साहब वाले थे ये सेकंड गुरु थे, और गुरु नानक देव जी करतारपुर साहिब में इनका लास्ट समय बीता था, खेतीबाड़ी करते थे, और ये गुरु सिख गुरु पहले गुरु थे। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर है जो 84 सीढ़ियों वाले कुएं जो सिखों के लिए पवित्र स्थल बनाया था, वो बनाया था ऑप्शन 2 गुरु अमरदास जी ने गोइंदवाल साहब में। ठीक है, राइट ऑप्शन ऑप्शन 2। अब थोड़ा सा मैं इसकी क्रोनोलॉजी भी आपको बता देता हूँ कि गुरु नानक देव जी जो पहले गुरु थे, इनका समयकाल था 1469 ईस्वी से 1539 ईस्वी तक। ठीक है, याद रखिए, क्रोनोलॉजी कई बार इसकी पूछ ली जाती है। और बात करते हैं अब सेकंड गुरु की। तो गुरु नानक देव जी के बाद 1539 के बाद सेकंड गुरु का समयकाल शुरू होता है, 1552 तक रहते हैं ये। 1539 में इनको गुरुगद्दी मिलती है, लेकिन इनका जन्म होता है 1504 में। ठीक है, याद रखना 1504 में। आगे बात करते हैं हम गुरु अमरदास जी, इनका जन्म होता है 1479 में। इनको गुरुगद्दी कब मिलती है? 1552 में, जब सेकंड गुरु के बाद थर्ड गुरु आते हैं 1552 में। और इनका समयकाल कब तक चलता है? 1574 ईस्वी तक, 1574 तक। और फोर्थ गुरु जो थे गुरु रामदास जी, गुरु रामदास जी का जन्म होता है 1524 ईस्वी को। ठीक है, और 1574 को इनको गुरुगद्दी मिलती है, और 1581 1581 तक ये गुरु रहते हैं। ठीक, तो यह भी आपने याद रखना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2। बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट। बार बार ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते रहेंगे, आपको इनको पढ़ने के लिए थोड़ा डिटेल में जाना ही होगा। ठीक है, 1926 में गठित ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, राव बहादुर, MG राजा, भास्कर राव यादव, जगजीवन राम। बहुत सारे बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया था ऑप्शन 1 डॉक्टर BR अम्बेडकर, क्योंकि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए थे। बहुत लंबा समय उन्होंने इस एसोसिएशन को आगे चलाया था, लेकिन क्वेश्चंस को और क्वेश्चंस के ऑप्शंस को देखने के बाद यदि आप डायरेक्टली इसका आंसर लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। आपने यदि देखना है तो ये देखिए 1926, यहाँ पर ईयर जो दिया ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस को पढ़ना और फिर समझना फिर आंसर करना ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन जो थी, इसको शुरू में हेड किया था डॉक्टर राव बहादुर MG राजा ने। MG राजा जो राजा जी के नाम से भी जाने जाते थे, तमिल फैमिली में इनका जन्म होता है। ये मद्रास में पैदा होते हैं और ग्रेजुएशन के तुरंत बाद ये पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, और एक पार्टी ज्वाइन करते हैं जिसका नाम था जस्टिस पार्टी। ठीक है, जस्टिस पार्टी को ये ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि 1923 में ये देखते हैं कि जो जस्टिस पार्टी है, इनका जो डिप्रेस्ड क्लासेस के लोग हैं उनके प्रति जो व्यवहार है वो अच्छा नहीं है, इसलिए ये जस्टिस पार्टी को 1923 में ही छोड़ देते हैं, बहुत जल्दी इसको क्विट कर देते हैं। उसके बाद ये खुद अपनी एक एसोसिएशन बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन। ठीक है, और ये आगे चलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इसको हेड करते हैं। लेकिन जो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का दर्जा होता है ना इस एसोसिएशन में, वही दर्जा डॉक्टर राव बहादुर MG राजा का भी है। तो इस प्रश्न का यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। ओके, इज इट क्लियर? चलिए फिर सूची 1 के साथ सूची 2 को हमने मिलाना है। सूची 1 में वो टर्म्स हैं जो उस समय के लोग वहाँ की लोकल लैंग्वेज में बोलते थे, और उसका एक्चुअल में जो खेतीबाड़ी से संबंधित भूभाग था उसके साथ उसका क्या रिलेशन था, हमने यहाँ पर मिलाना है। ठीक है, थोड़ा सा आप खुद भी इसको मिला के देखिए, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के बाद ही आएगा। ठीक है, मूल्य जो था, मूल्य होता था पशुचारण के क्षेत्र, जहाँ पर पशु को चराया जाता था, चारगाह वगैरह होती थी, उसको मूल्य कहा जाता था। पाले जो होता था ये कुशक भूभाग होता था। ठीक, और कुरंची बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये पर्वतीय क्षेत्र में जो जगह होती थी उसको कुरंची बोला जाता था। मारुतम, दोनों नदियों के बीच में जो जगह होती है ना उसको कहते हैं मारुतम। तो इसको यदि हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में मिला के देखेंगे, A का 3, B का 1, C का 4, D का 2, तो राइट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ऑप्शन 3। ठीक है, 3 इज़ द राइट आंसर। निम्नलिखित संगठनों को उनकी स्थापना के वर्ष के अनुसार कालक्रम में रखें
ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, AITUC, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी हेड कर रहे थे। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ये कब कब इस्टेब्लिश हुई थी, हमने यहाँ पर इसकी क्रोनोलॉजी ऑर्डर्स में लगाना है। जो सबसे पहले हुई थी उसको हम पहले रखेंगे, जो उसके बाद इस्टेब्लिश हुई थी उसको हम उसके बाद रखेंगे, ठीक है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसकी स्थापना होती है 31 अक्टूबर 1920 को, राइट। और इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना होती है 1947 को, मई महीने में होती है ये, 1947 में। और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया, जो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के द्वारा हेड की गई थी, ये इसकी होती है 1936 में, ठीक है। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, HSRA, इसकी स्थापना होती है 1924 में, ठीक। तो इस प्रकार जब इसका राइट ऑप्शन बनेगा ADCB यहाँ पर है ऑप्शन 4 में, ठीक। गांधी के सत्याग्रह की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जब भी क्वेश्चन आ जाए ऐसा तो उसको सही को तो अंडरलाइन कर लो। यहाँ पर कई बार पूछा जाता है कौन सा कथन सही नहीं है, उसी चक्कर में हम गलत भी कर देते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर गलती नहीं करनी है, ठीक है। ऑप्शन ए है, गांधी जी के सत्याग्रह का उद्देश्य पूर्वग्रह, दुर्भावना, मतदाता, दंभ और स्वार्थ की बाधाओं को भेदना था, ठीक है। ये बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि गांधी जी की जो सत्याग्रह का उद्देश्य यही था। गांधी ने सत्याग्रह के प्रभाव को कष्ट साधक प्रेम के आध्यात्मिक प्रभाव के रूप में समझाया, बिल्कुल सही है। उनकी यदि हम बायोग्राफी भी पढ़ते हैं तो हमें यही पता चलता है कि वो अपने जितने भी उसके सत्याग्रह थे उसमें उन्होंने अपने आप को एक ऐसे रूप में पेश किया कि जिसमें हर एक को लगता है कि अपने ऊपर कष्ट यदि हम नहीं देंगे, यदि हम कष्ट से किसी अपने आप को कष्ट से नहीं तोड़ेंगे तो हम किसी भी चीज़ को हासिल नहीं कर सकते। ऐसे ही मैं आपको भी कहता हूँ कि अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करते हैं, पढ़ते हैं, दिल से मेहनत करते हैं, गांधी जी के विचारों पर चलिए ना, आपको भी पता चलेगा कि यदि हमने कष्ट सहन किया ना, यदि हमने अपने शरीर को कष्ट देना शुरू कर दिया, अगर हमने अपने शरीर को टॉर्चर करना शुरू कर दिया ये सोच के कि हमने पढ़ना है, बैठिए ना मेहनत करने के लिए, आप टाइम नहीं देते, आप प्रैक्टिस नहीं करते। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे होगा, समय नहीं निकाल पाते हम लोग, स्किप करते चलते हैं, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, परसों नहीं नरसों करेंगे, फिर क्या होगा। यही बात गांधी जी कहते हैं, यदि हमने किसी चीज़ को अचीव करना है ना तो उसके लिए हमें जी जान लगानी ही होगी, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन सी देखते हैं कि गांधी सत्याग्रह को अपने विरोधियों को अपमानित करने का सबसे बड़ा हथियार समझते थे, लेकिन बिल्कुल गलत है, क्योंकि उनका मकसद नहीं था किसी को ऐसे टॉर्चर करना कि अगर किसी को प्रताड़ित करना चाहते थे तो उसके लिए सत्याग्रह कभी नहीं करते थे, ठीक है। और ऑप्शन डी जो है, गांधी का राजनीतिक यथार्थ बौद्ध और उनके आदर्शों पर भारी पड़ा और इसके दावों के उल्ट उनके सत्याग्रह हमेशा शुद्ध रूप से आध्यात्मिक प्रकृति से नहीं रहे। सही बात है, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट सही है, A, B और D यहाँ पर है ऑप्शन 4 में, ठीक। रिसर्च मेथडोलॉजी से ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही क्वेश्चन आते हैं। अगर हमने PhD करनी है, रिसर्च करनी है तो हमें रिसर्च के बारे में भी पता होना चाहिए। आप NCERT में पढ़ेंगे तो NCERT में ये क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन एडवांस बुक में आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। ऐतिहासिक लेखन में व्याख्या के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अगर हम इतिहास लिखते हैं तो हमने देखना है कि कौन सा कथन जो बिल्कुल एक्यूरेट होगा, ठीक है। ऐतिहासिक पद्धति के आवश्यक चरण के रूप में व्याख्या का स्थान आलोचना तथा उद्घाटन के परे जान पड़ता है। देखिए यहाँ पर यदि हम इतिहास लिखते ही हैं, हमने यदि कोई रिसर्च पेपर लिखना ही है तो इतिहास की पद्धति से यदि हम देखते हैं तो पहला जो आवश्यक चरण होता है वो व्याख्या के स्थान पर आलोचना नहीं होता है। तो पहली ही स्टेटमेंट जो है ये गलत है। आगे बात करते हैं ऑप्शन बी की, विवेचनात्मक निर्णय के लिए यह जानना जितनी बड़ी चुनौती है कि किसी दस्तावेज का क्या अर्थ है, उतनी ही बड़ी यह भी है कि कब और किसने लिखा और क्या उस पर विश्वास किया जा सकता है। रिसर्च से संबंधित ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। और सी स्टेटमेंट क्या कहती है कि ऐतिहासिक आंकड़ों का साहित्यिक प्रतिपादन बहुत हद तक इस बात से निर्धारित होता है कि कोई उसकी व्याख्या कैसे करता है, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट सही है। आगे बात करते हैं हम फैक्ट्स की। तथ्यात्मक व्याख्या का संबंध दस्तावेज के तथ्यों से होता है, शब्दों से नहीं। ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। तो 3 स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। देखते हैं ऑप्शंस में कहाँ पर हैं, बी, सी और डी। यहाँ पर है ऑप्शन 3 में, ठीक है।
यहाँ पर 3 इसका सही उत्तर होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। मुगल पीरियड से क्वेश्चंस बहुत आए हैं। देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है हमने। यहाँ सूची 1 में मुगल शासक हैं और सूची 2 में है कुल जमा से खालसा का अनुमानित हिस्सा। यहाँ पर हमने एक चीज़ देखनी है कि जो खालसा भूमि होती थी वो कौन सी भूमि होती थी, पहले तो ये भी पता होना चाहिए हमें, ठीक है। खालसा भूमि मुगल काल की वह भूमि थी जो डायरेक्टली शासक के अधीन होती थी, जो राजा होता था उसी के अधीन होती थी। उससे जितना भी कर आता था वो डायरेक्टली राजकोष में ही जमा होता था। उसका नियंत्रण जो था वो सीधा सुल्तान के पास ही रहता था। ये याद रखिएगा, खालसा भूमि उस भूमि को कहते थे। जहाँ पर हमने देखना कि अकबर के काल में, जहांगीर के, शाहजहाँ के और औरंगजेब के काल में कितने प्रतिशत कर जो था वो राजा के शासनकाल के दौरान उसके राजकोष में चला जाता था। देखिए अकबर के समय में 1/4% था, ठीक, यहाँ पर हम मिलाते हैं। और जहांगीर के समय में कितना था, 1/20। और शाहजहाँ के काल में 1/7 था। और औरंगजेब के समय में 1/5, ठीक। A का 3, B का 1, C का 4, D का 2 ऑप्शंस में देखते हैं। A का 3, B का 1, C का 4, D का 2, यहाँ एक में ही है। ऑप्शन 1 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके, चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ हमने मिलाना है। यहाँ पर 1 में स्मारक दे रखी हैं और सूची 2 में सुलेखाकार हैं। सुलेखाकार का मतलब यहाँ पर यह है कि किसने इन इमारतों को बनाया था, ठीक। यहाँ पर देखते हैं बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी। देखिए बुलंद दरवाज़ा जो था ये अकबर ने बनवाया था गुजरात विजय के बाद। याद रखिए ये फतेहपुर सीकरी में उन्होंने बनवाया था। और इसको बनाने वाला कौन था, अहमद अल चिश्ती। अहमद अल चिश्ती ने बनवाया था। इसको कौन से सन में बनाया था, ये 1602 ईस्वी में, ठीक। अतगा खान का मकबरा दिल्ली में। ये जो अकबर का प्रधानमंत्री हुआ करता था अतगा खान, ठीक है, इसका मकबरा बनाया था उन्होंने दिल्ली में। ये किसने बनवाया था, ये बाकी मोहम्मद ने, ठीक है। कौन से सन में बनाया था, 1566 ईस्वी में, ठीक है। आप यदि इसके ईयर्स भी याद रखो तो अच्छी बात है, क्योंकि क्रोनोलॉजी में कभी भी पूछ लिए जा सकते हैं। शाह बेगम का मकबरा इलाहाबाद में जो बना था। शाह बेगम जो थी ये जहांगीर की पत्नी थी, ठीक है। इसका मकबरा उन्होंने बनवाया था इलाहाबाद में। ये बनाया था मीर अब्दुल्ला मुश्किन कलाम ने, ठीक है। कब बनाया था, 1606 ईस्वी में। याद रखिएगा, इसके ईयर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में मिलान के लिए पूछे ही जाते हैं। इमाद-उद-दौला का मकबरा, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। बेबी ताज भी कहा जाता है इमाद-उद-दौला के मकबरे को, मिनी ताज भी कहा जाता है, ठीक है। इसको बनवाया था अब्दुल अल नबी और अल कुरैशी ने, ठीक। यहाँ पर यदि इसकी क्रोनोलॉजी देखेंगे, A का 3, B का 1, C का 4, D का 2, ऑप्शन 1 में है, ये राइट ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन 1। 1724 में हैदराबाद के स्वायत्त शासी राज्य की स्थापना किसने की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुबरिज़ खान, आसिफ जहाँ, अलीवर्दी खान, शौकत जंग, किसने की थी। देखिए 1724 में जब हैदराबाद का निज़ाम बनता है वो बनता है चिनक्लिज खान, ठीक है। औरंगजेब के बाद आसफ शाही राजवंश की स्थापना करता है चिनक्लिज खान और निज़ामुल मुल्क बन जाता है। ये हैदराबाद का पहला निज़ामुल मुल्क बनता है, ये आसिफ झा इसका नाम था। तो यहाँ पर 2 आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर, एलोरा के निम्नलिखित में से कौन सी गुफा मंदिर में ब्राह्मण धर्म से संबंधित हैं, ठीक है। यहाँ पर देखना है कौन सी गुफा मंदिर जो ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। धुमेर लेन, इंद्र सभा, जगन्नाथ सभा, रावण की खाई, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए जो एलोरा है ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में स्थित है। एक तो ये क्लियर है। और यूनेस्को की ये विश्व विरासत है। बहुत बार इससे संबंधित क्वेश्चन भी आ जाता है कि एलोरा जो है यूनेस्को की विश्व विरासत है, ठीक। यहाँ पर क्वेश्चन में जो पूछा गया कि कौन सी गुफा मंदिर जो ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, याद रख लीजिए, नोट कर लीजिए। गुफा नंबर 13 से लेकर के 29 तक जितनी गुफाएं हैं ये सारी की सारी हिंदू धर्म से संबंधित हैं, ठीक है। और इन 13 में से 13 से 29 तक आती है, एक आती है धुमेर लेन और दूसरी आती है रावण की खाई। 2 यहाँ पर जो गुफाएं हैं ये ब्राह्मण धर्म से संबंधित हैं। तो दोनों कौन सी है, A और D। यहाँ पर है ऑप्शन 3 में, 3 इसका
सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं ये इंद्र सभा और जगन्नाथ सभा है, ये किससे संबंधित है अभी, ये भी हमें याद रखना है। जो इंद्र सभा है ये 32 नंबर पर आती है और जगन्नाथ सभा जो है ये 33 नंबर पर आपको मिलेगी। ये दोनों की दोनों जैन धर्म से संबंधित हैं, याद रखिए, जैन धर्म से संबंधित हैं ये दोनों गुफाएं। तो इस प्रश्न का उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन 3। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। भारतीय राज्यों के भाषाई पुनर्गठन के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखते हैं इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है कि 1948 के भाषाई प्रदेश आयोग के प्रमुख सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। पहली बात आपको मैं बता दूं कि भाषाई प्रदेश आयोग जो बना था उसके प्रमुख सरदार जो था वल्लभ भाई पटेल नहीं थे। ठीक, और ऑप्शन बी क्या कहता है कि 1952 में पोट्टी श्री रामल्लू के पृथक आंध्र प्रदेश के लिए अमरण अनशन किया था। ये बिल्कुल सही है, बहुत देर न्यूज़ में भी ये रहा था। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन कानून काफ़ी बाद में 1968 में पारित किया गया था, ये स्टेटमेंट भी गलत है। और पंजाब के मामले में अकाली दल और हिंदू दक्षिणपंथी शाखा ने एक दूसरे का समर्थन नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा विरोध किया था उस समय इन्होंने, ये स्टेटमेंट भी गलत है। संविधान के अनुच्छेद 343 में भाषाई अल्पसंख्यक के अधिकारों की रक्षा करता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। केवल 2 स्टेटमेंट सही है, बी और ई यहाँ पर है ऑप्शन 4 में। ठीक है, क्लियर। चलिए फिर, ब्याना मुद्रा निधान के किस गुप्त शासक की सबसे अधिक मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि ब्याना मुद्रा निधान से किस गुप्त शासक की सर्वाधिक मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। एक बात आपको क्लियर करनी होगी कि ब्याना जो जगह है ये राजस्थान के भरतपुर तहसील में पड़ती है। ठीक है, और इस तहसील के पास एक गांव है, उसका नाम है हुल्लनपुर, याद रखिएगा हुल्लनपुर। हुल्लनपुर में क्या हुआ था कि 1946 में, अब ये हमारा देश यहाँ पर आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय की बात है कि उस समय कुछ चारवाहे जो अपने गाय पशु भैंस चरा रहे थे वहाँ पर, तो क्या हुआ उनको एक कलश मिलता है, कलश को जब वो खोल के देखते हैं तो उसमें बहुत सारी मुद्राएं मिलती हैं। इतनी मुद्राएं होती हैं, सोने की मुद्राएं होती हैं। आपको पता है जो लोकल लोग होंगे वो इतनी ज़्यादा सोना देख के तो वैसे घबरा जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि वो जो कलश था उस समय रियासतें हुआ करती थी और रियासत का जो राजा था उसको जाके उन्होंने दे दिया कि भाई साहब हमें ये वाली जो मुद्राएं मिली हैं आप इसको रख लो, हम तो नहीं रख सकते। ठीक है, तो क्या हुआ उसके बाद जो राजा था उसने क्या किया कि जब हमारा देश आज़ाद हो गया ना, उसके बाद जो हमारे पहले राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको उन्होंने वो कलश दे दिया। उन्होंने क्या किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मदद से राष्ट्रीय संग्रहालय में उसको सुरक्षित रख दिया। बात यहाँ पर यह आती है कि उसमें से कौन से गुप्त शासक के सबसे ज़्यादा सिक्के मिले थे? उसमें मिले थे सबसे ज़्यादा जो सिक्के थे वो थे चंद्रगुप्त सेकंड के। ठीक है, ऑप्शन 3 यहाँ पर सही है। कुमारगुप्त के भी सिक्के मिले थे बहुत ज़्यादा, लेकिन सबसे ज़्यादा सिक्के उसमें जो प्रिंटेड थे वो चंद्रगुप्त सेकंड के थे। जो सिक्कों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं गुप्त काल में सबसे ज़्यादा तो कुमारगुप्त ने सिक्के बनाए थे, लेकिन जो उस कलश में से मिले थे वो मिले थे चंद्रगुप्त सेकंड के। राइट, क्लियर। उड़ीसा के मंदिरों के निम्नलिखित भागों को नीचे से प्रारंभ कर ऊपर के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ब्रंड, भेंकी, खपूरी, पाभाग। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो उड़ीसा के मंदिरों से संबंधित क्वेश्चन तो बार बार आते हैं, इस प्रश्न पत्र में भी आ गए, तो करना भी हमें पड़ेगा, छोड़ के तो हम जाएंगे नहीं, है ना। तो यहाँ पर यदि आप इस प्रश्नों को करना चाहते हैं ना, तो उड़ीसा की 3-4 शैलियाँ हैं मंदिर की, द्राविड़ शैली, नागर शैली, बेसन शैली। इन शैलियों के मंदिरों को, इनकी पिक्चर्स को आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आप अलग अलग तरीके से इसको थोड़ा सा पढ़िए। जैसे ऊपर वाले मंदिर की ऊपर वाली शैली को क्या कहते हैं, मध्य भाग को क्या कहते हैं, निचले भाग को क्या कहते हैं। एक पेज पे लिख लीजिए, 4-5 शैली हैं, इनसे संबंधित बार बार क्वेश्चन आता है। तो 2-3 बार आप रिवाइज करोगे तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, और आसान प्रश्न है। अगर हम ये गलत कर देंगे तो फिर तो काम हो गया। यहाँ पर देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए। उड़ीसा के मंदिर की हम बात करते हैं, आप साउथ इंडिया के मंदिरों की भी अलग से बना लेना, और जो नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, इनके जो मंदिर हैं इनसे भी संबंधित क्वेश्चन बार बार आते हैं। यहाँ पर देखते हैं कौन सा पहले आता था। यहाँ पर जो प भाग है ये सबसे पहले आता है मंदिर की शैली में। यदि हम देखेंगे प भाग सबसे पहले आता है, उसके बाद आता है ब्रंड, जिसे ब्रांडा भी कहते हैं, उसके पश्चात आता है बेकी, और लास्ट में आता है खपूरी। ठीक है, ये नंबर 1 पर आएगा, और ये नंबर 2 पर, ये 3 पर, और ये आएगा 4 पर।
ठीक है। और DABC यहाँ पर है 4 में, ठीक, 4 आंसर इसका होगा। शैलेंद्र वंशी निम्नलिखित राज्यों में से किनके अपने समकालीन भारतीय राजाओं से मैत्रीपूर्ण संबंध थे? समराग्रवीर, बालपुत्र देव, चूड़ामणि वर्मन, श्रीमार विजयो तुंगवर्मन। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो समरग्रवीर थे इनका अपने जो समकालीन राजा थे उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं थे, ठीक है। बात करते हैं बालपुत्र देव की। देखिए, जो देवपाल थे पाल वंश के शासक, इन्होंने कहा था कि आप 5 गांव नालंदा विहार के लिए दान दीजिए, और इनके कहने पर देवपाल ने 5 गांव जो है वो दान में भी दिए थे। तो इनके तो मैत्रीपूर्ण संबंध थे। चूड़ामणि वर्मन के भी थे, श्रीमार विजय तुंगवर्मन के भी थे। ये तीनों शासकों के अपने समकालीन भारतीय राजाओं से संबंध थे, अच्छे संबंध थे, ठीक है। तो BCD ऑप्शन 4 में है इसका आंसर। राष्ट्रकूट राजाओं के द्वारा जारी उनके सचिव द्वारा अभिलिखित आदेशों को क्या कहा जाता था? राजपत्र, रहस्याधिकृत, राजश्रावितम या अधिकरण। देखिए, जो राष्ट्रकूट राजा थे उनके जो सचिव थे वो अभिलेख जारी करते थे, ठीक है। उनको कहा जाता था राजश्रावितम, ठीक है। 3 ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। मराठी भक्ति काव्य में उपदेश रूपक के रूप में वर्गीकृत कविताओं को क्या कहा जाता था? भारूड, अभंग, पालना, वचन। देखिए, मराठी भक्ति काव्य में उपदेश रूपक जो रूप थे उनको यदि अलग किया जाता है ना, वर्गीकृत किया गया है ना, कविताओं को अलग अलग किया गया है, उसको कहा जाता है भारूड, ठीक है। याद रखिएगा, ऑप्शन 1 यहाँ पर बिल्कुल सही है। इब्न बतूता वर्णन करता है कि सुल्तान ने पुरुष गुलामों को मुक्त करने के लिए बुधवार का दिन, महिला गुलामों को मुक्त करने के लिए शुक्रवार का दिन, और पुरुष गुलामों की शादी महिला गुलामों से करने के लिए शनिवार का दिन तय किया था। सुल्तान को पहचानिए। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। कौन थे भाई ये? किसने किया था ये काम? इतना बढ़िया काम कौन कर रहा था? देखिए, इसका आंसर आपको आसान है, पता होना चाहिए। इब्न बतूता के बारे में जो स्टेटमेंट जो उन्होंने दी है वो दी है मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध में, ठीक है। ऑप्शन 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। और मोहम्मद बिन तुगलक का समय काल था 1325 से शुरू करके 1351 तक, ठीक। याद रखिएगा, क्रोनोलॉजी कई बार पूछ ली जाती है। और इनके बारे में कहा जाए, इनका वैसे मूल नाम क्या था पता है आपको? 2020 के क्वेश्चन पेपर में भी इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और इनका वैसे दूसरा नाम था जूना खां, लेकिन इनका जो मूल नाम था वो था उलुग खान। उलुग खान किसका नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक का। MBT कहते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में इसको, तो ये याद रखिएगा। इस प्रकार यदि आप इसके थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट याद रखेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। इससे संबंधित एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपने याद रखना है, जो इस बार एग्ज़ाम में आया है, नहीं आया मुझे नहीं पता, लेकिन आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में वो आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि राजमुंदरी का एक अभिलेख है, उसमें मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहा गया है। किस में कहा गया है? राजमुंदरी के अभिलेख में। किसको कहा गया है? मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहा गया है, ठीक है। और इब्न बतूता जी बताते हैं कि सुल्तान ने पुरुष गुलामों को मुक्त करने के लिए बुधवार का दिन, महिला गुलामों को मुक्त करने के लिए शुक्रवार का दिन, और पुरुष गुलामों की शादी महिला गुलामों से कराने के लिए शनिवार का दिन तय किया था। राइट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ऑप्शन 3, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम उस क्वेश्चन की जो मैंने वीडियो के शुरू में आपसे पूछा था। मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत सारे बच्चों ने नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर किया होगा। अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक संपादक कौन थे? मोतीलाल घोष, प्रभात चंद्र, सचिंद्र नाथ बनर्जी, मोहनलाल सक्सेना। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक संपादक थे मोतीलाल घोष। ऑप्शन 1 यहाँ पर बिल्कुल सही है। क्या था कि पत्रिका जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इसने बहुत ज़्यादा रोल अदा किया था, आपको पता होना चाहिए। उस समय की जो बहुत इंपॉर्टेंट और भी पत्रिकाएं थी उनमें आती हैं द हिंदू, द इंडियन मिरर, केसरी जो थी लाला लाजपत राय वाली, और मराठा, उसके बाद प्रभाकर थी, इंदु प्रकाश आदि। बहुत ज़्यादा ऐसी जो पत्रिकाएँ थी उस समय इंपॉर्टेंट थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1 मोतीलाल घोष। तो ये थे टोटल 25 क्वेश्चन। मिलते हैं इस अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा देना ताकि मेरी जैसे ही वीडियो आगे आए आपको उसी समय मिल जाए। तो मिलते हैं
तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मेहनत करिए, दिल से लगे रहिए और रेगुलर रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।